हेलो गाइस। आज से हम कर रहे हैं अपना लॉ का भी जो हमारा फ्री लेक्चर सीरीज था वो स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज बता दूं, आपके सारे चैप्टर्स जो है लॉ के करवाए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जितना ज्यादा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, उससे उतने अच्छा मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जैसा भी वीडियो लगा आप लाइक और कमेंट बस कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो। ओके? क्योंकि देखो, मेरा तो कोई यहाँ पे मोटिव पैसे कमाने को तो है नहीं कि मैं आपको अदर टीचर के मतलब जो जैसे मतलब जो अदर पढ़ाते हैं उनकी तरह मैं आपको डेमो लेक्चर दूं और फिर आपको कहूँ कुछ मत करो, बस देखो। और अगर पेड क्लास लेनी हो तो ले लो। बट यहाँ पे देखो, मैं आपको वही सर्विस दे रहा हूँ। वही सर्विस मेरे को पता है कि मेरे में थोड़ी बहुत कमी होगी, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, बट जो भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश ट्राई कर सकता हूँ, मैं उतना कर रहा हूँ। और आई डोंट थिंक कि मैं उतना भी बेकार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको बस मैं इतनी, जब आपको मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग 2 आवर चले जाते हैं, तो प्लीज आप इसकी इस मेहनत को समझा करो। एंड जो भी, अगर आप इवन 5-10 बच्चे हो और आप कंसिस्टेंट हमें कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा। बस अब इसको याद रखना, ठीक है। थैंक यू। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब हम मैंने सोचा है कि लास्ट से स्टार्ट करने का, ऑडिट एंड ऑडिटर से, जो हमारे कंपनी लॉ का जो लास्ट चैप्टर है। क्यों इससे क्यों स्टार्ट करने का? इससे इसलिए क्योंकि देखो, शुरुआत, क्योंकि अब जनवरी आ गया है। जनवरी आ गया, इसका मतलब जो हमारे बच्चे होंगे, उन्होंने मतलब जो मई, जिनका अटेम्प्ट मई में होगा, ठीक है, उन्होंने कई हद तक जो पेपर है, मतलब हमारा जो कई हद तक जो इनका जो पोर्शन है शुरू का, वो तो उन्होंने कर लिया होगा, है ना। जो लास्ट का पोर्शन उन्होंने नहीं किया होगा। और जो शुरू का जो पोर्शन है, उनको जो अभी जिन्होंने पेपर दिया है, मान लो जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं फाउंडेशन में जो है अभी, उनको भी ये बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि जो जो शुरू का पोर्शन है वो कंपनी की डेफिनेशन वगैरह है। तो वो अगर मैं पढ़ाऊँ तो फिर आपको क्या पता लगेगा कि मैं ये तो हमने पढ़ ही रखा है बोरिंग टाइप। तो इसलिए हमने लास्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, हम करेंगे पूरा मतलब पूरा ही हम करेंगे लास्ट से लेके एंड तक। ठीक है, हम लास्ट से जाएंगे, पहले 10, 9, फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आइए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इस चैप्टर से आज हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आइए, इस पेज को छोड़िए। आप भी अगर बुक निकाल लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो फिर वो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लिए तो बेटर रहेगा ही। आइए, अब देखिए, ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर, अब मैंने क्या कहा है कि ऑडिटर क्या होता है। अब ऑडिटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑडिटर के मतलब से जानने से सब पहले हमें ये जानना होगा कि ऑडिट क्या होता है। ऑल्दो ये हमारे लॉ का पार्ट नहीं है, ये आपके लिए अलग ही एक सब्जेक्ट है हमारे पास, ये इंटर के अंदर ऑडिट। तो क्योंकि हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑडिट क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं ऑडिट का। तो ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल, जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, 4-5 चीजें आती हैं। एक तो आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका स्टेटमेंट ऑफ मतलब चेंज इन इक्विटी हो गया, या फिर नोट्स टू अकाउंट हो गया, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये 4-5 चीज मिलकर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। जब इसकी चेकिंग होती है, इसकी चेकिंग क्यों होगी भैया? इसको बनाता कौन है? अकाउंटेंट, मैनेजमेंट। तो वो गलती भी तो कर सकते हैं, वो कोई फ्रॉड भी तो कर सकते हैं। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने एक्चुअली में अर्न किया 50,000 का प्रॉफिट, दिखा रहे हैं 50 लाख का प्रॉफिट। तो ये सब ना हो बेसिकली। इसलिए जो हर एक, जितने भी कंपनी है इंडिया में, जितनी भी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी है, उन सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट। और वो ऑडिट कौन करता है? वो ऑडिट करता है ऑडिटर। आई होप आपको ऑडिटर का मतलब पता चल गया होगा कि ऑडिटर क्या करता है। ठीक है, तो वो कौन करता है? ऑडिटर। अब ऑडिटर कौन होता है? याद रख लीजिए कि इंडिया में जो बुक्स ऑफ अकाउंट का जो ऑडिट होता है उसे क्या कहेंगे? स्टैट ऑडिट। क्या कहते हैं? स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और वो सिर्फ एक सीए कर सकता है। वो कौन कर सकता है? सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, जो कि इन प्रैक्टिस में होता है। आपको पता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 2-3 तरह, मतलब कोई 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो प्रैक्टिस में होते हैं, एक तो होते हैं जो अदर सर्विस में होते हैं, मतलब या तो जॉब में या टीचिंग वगैरह, इन सब में। तो जो प्रैक्टिस में होता है ना, आपको ऑडिट करने के लिए सीए भी होना चाहिए, प्लस आपके हाथ में सीओपी भी होना चाहिए। सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ऑडिट की डेफिनेशन पता चल गई होगी। ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब लॉ का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आइए, जब आपको ऑडिटर का मतलब पता चल गया, तो अब हम इस अपने चैप्टर की, बहुत ही हमारा जो अच्छा चैप्टर है, उसको हम अच्छे से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक है वो है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। मतलब आखिर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कौन सी कंपनी अपॉइंट करती है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये सब बात हम इसमें करने वाले हैं। अब देखिए,
हमारे पास जो ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर है सेक्शन 139। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब भैया सेक्शन याद रखिए या नहीं याद रखिए। मैं कहूंगा कि अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करो कि याद हो जाए, क्योंकि इसकी आपको क्या है कि एडवांटेज मिल जाता है। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने एक वो भी लिखा है, सेक्शन भी लिखा है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो सेक्शन 139 है वही है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मतलब अपॉइंटमेंट, ऑडिटर कैसे अपॉइंट करता है, किया जाता है किसी भी कंपनी में, तो उससे डील करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहला क्लॉज है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का, ये सेक्शन ए पार्ट, ये जो हमारा ए पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ से अगर आपके पास बुक है तो बुक जल्दी से आप निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि एवरी कंपनी, मेरे साथ अंडरलाइन करते रहिए, एवरी कंपनी शेल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द फर्स्ट एजीएम। इसका मतलब क्या है कि देखिए जितने भी कंपनी है ना इंडिया की, वो सबको ऑडिटर को अपॉइंट करना है, चाहे वो ओपीसी हो। ओपीसी का मतलब आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप फाउंडेशन में तो कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही है। तो देखिए जितने भी कंपनी है इंडिया में, जितने भी कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो भी कंपनी हो, उन सबको अपने एजीएम में, कौन से एजीएम में, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट, फर्स्ट एजीएम। मतलब मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसके बाद जो उसका जो फर्स्ट एजीएम होगा उसमें, याद रख लेना। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोला 21, आज 12 जनवरी 2021 को, तो आप जब भी फर्स्ट एजीएम होल्ड करेंगे ना, अब फर्स्ट एजीएम कब, जैसे कि आपके मन में एक आइडिया दिमाग वो लग रहा होगा, दिमाग में एक बात चल रही होगी, हमने जब 12 जनवरी को फॉर्म करी कंपनी, तो फर्स्ट एजीएम कब हेल्ड होगा? देखिए वो लॉ का पार्ट है, वो लॉ का पार्ट है, लॉ में पढ़ेंगे, लॉ का पार्ट है, लॉ में पढ़ेंगे ही, मतलब हमारे ही सब्जेक्ट का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। मतलब जब आगे वाले चैप्टर में जाएंगे आपके उसमें क्या कहते हैं, एजीएम वाले चैप्टर में जब हम जाएंगे, चैप्टर 9 शायद हमारा 7th है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बात करेंगे कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कब उसको एजीएम करवाना है। तो अभी मत पढ़िए, अभी मत समझिए उसको, तो बस ये समझिए कि जब भी कोई भी कंपनी होती है ना इंडिया में, उन सबको एजीएम करवाना होता है। कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें कुछ कंपनी को छूट दी गई है, बट ये बात अभी आप उसकी बारे में बात मत करिए। तो मैंने क्या कहा, जितने भी कंपनी होती है उन सबको क्या करना होता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। और ऑडिटर कब अपॉइंट करेगी? अपने फर्स्ट एजीएम में, अपने फर्स्ट एजीएम में। फर्स्ट एजीएम मतलब अपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग होता है शेयर होल्डर का मीटिंग। मैंने क्या कहा, किसका मीटिंग होता है? शेयर होल्डर का मीटिंग, जिसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना, वो 3-4 बातें डिसाइड करते हैं। क्या? एक तो डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितना करना है, फिर ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, फिर रोटेट करना है, ये सब 3-4 बातें इसमें डिसाइड किया जाता है। तो इनकी जो मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर की, तो इसी में ये ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। इसमें ये भी बात होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये बात आपको आई होप कि फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा कि एवरी कंपनी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, सब क्या करेगी, अपने फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमें मस्ट हम करना हमें। देखिए क्या है, इससे हमें क्या और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए एक हमारी कंपनी है, क्या है, एक हमारी कंपनी है रासील टेक्लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई कब? 2019-20 में। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट एजीएम जो हेल्ड हुई वो कब हुई? 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, द कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर राम एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो वही देख लीजिए अब क्या कहा इन्होंने, एक सीए फर्म को इन्होंने अपॉइंट कर दिया अपना ऑडिटर, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हर एक कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो अपने फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस ए में, ए जो लाइन है हमारा, इसमें आपको सारे पॉइंट का मतलब पता चल गया, सिवाय इसके आपको एक ये डाउट होगा कि इंडिविजुअल और फर्म ये क्या है, इसका मतलब क्या है। फर्म तो हम समझते हैं कि जो सीए फर्म होते हैं, या फिर फर्म के अंदर आपका एलएलपी भी आ जाता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आपने सोल प्रोप्राइटर का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारी सीए फर्म ऐसी देखी होगी जिसमें सिर्फ एक ही सीए होता है, एक इंडिविजुअल सीए होता है, तो उसी इंडिविजुअल की बात की गई है। तो उसको हम अलग कैटेगरी में मानते हैं, जिसमें मान लो एक ऐसा सीए हम जो मान लो फ्रेशली सीए होते हैं, वो जनरली क्या करता है, अपना खुद का वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो उनको इंडिविजुअल के डेफिनेशन में माना जाता है। ठीक है, और अगर आप पार्टनरशिप में आ गए, 2 या 3 आप सीए हो, मिल के बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप एलएलपी आपने बना लिया है, ठीक है, तो उस केस में आप फर्म के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल फर्म को क्यों डिफरेंशिएट किया गया, आगे हम देखेंगे। इनके बीच में थोड़ी बहुत, इनके बीच में वो है डिफरेंशिएट इसलिए क्योंकि इनको फिर किसी को, क्योंकि 5 मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस इसलिए क्योंकि
इनके कंडीशंस फिर अलग अलग हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको फर्स्ट लाइन का मतलब पता चल गया होगा कि जितने भी कंपनी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल या फिर फर्म को, आपको पता चल गया होगा इंडिविजुअल फर्म की बात क्यों हो रही है, क्या है इंडिविजुअल फर्म, को अपना ऑडिटर अपॉइंट करेंगे अपने फर्स्ट एजीएम में। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट जो कहते हैं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आप ये समझ नहीं पाओगे कि सर ये किसके लिए 5 है किसके लिए 6 है, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको अभी आप गोला लगा दीजिए, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये कहा अभी तक कि जितने भी कंपनी है वो सब अब क्या करेगी, अपॉइंट करेगी इंडिविजुअल और फर्म को एक ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट एजीएम। अब कैसे अपॉइंटमेंट होगा, देखिए यहाँ पे आ जाइए, हमारा सी पॉइंट कहता है कि मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब देखिए कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अगर उस कमेटी में ऑडिट कमेटी है, और क्या ऑडिट कमेटी सर हर कंपनी को बनाना कंपलसरी होता है, मैंने कहा नहीं, ऑडिट कमेटी हर कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं होता। ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी को बनाना कंपलसरी होता है, ये देखिए नीचे आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट रीड विद कंपनीज दिस रूल 2014 प्रोवाइड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी लिस्टेड, देखिए किस किस कंपनी को बनाना पड़ता है ऑडिट कमेटी, कमेटी तो एक तो पहला हो गया हमारा एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जितने भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन से होते हैं, जिनकी शेयर्स जो है ना उसमें जब का शेयर्स है ना वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा जो पेटीएम जो है पहले लिस्टेड कंपनी नहीं थी, बट हाल ही में उसके शेयर्स भी अब लिस्ट हो गए हैं, कहाँ पे, आपके शेयर मार्केट में, तो इसलिए वो भी अब लिस्टेड पब्लिक कंपनी बन गई। तो याद रख लिए जो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उन सबको, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। और दूसरा दूसरा क्या कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी के अलावा भी हमारे पास कुछ कंपनी है लिस्टेड, याद लीजिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो लिस्टेड क्लास के अलावा भी हमारे पास कुछ ये 3 तरह की कंपनी है जिनको आपको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है। पहला क्या, ऑल पब्लिक कंपनी, मैंने क्या कहा कि आप पब्लिक कंपनी हो, भले आप लिस्टेड नहीं हो, बट अगर आपका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, मैंने क्या कहा, आप पब्लिक कंपनी हो, आप पब्लिक कंपनी हो पर आप लिस्टेड नहीं हो, तो क्या बच जाओगे क्या ऑडिट कमेटी से, नहीं। अपना चेक करो कि अपना पेड अप कैपिटल कितना है, अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर भी भले आप अनलिस्टेड हो तो भी आपको करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि अगर आप पब्लिक कंपनी हो, आपका पेड अप कैपिटल मान लीजिए 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या हो गया, आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा हो गया। मैंने दो कंडीशन पहले क्या है, पहला कंडीशन क्या था, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना चला गया, 100 करोड़ और मोर चला गया, ये देखिए ये रहा 100 करोड़ और मोर चला गया आपका क्या टर्नओवर। तीसरा क्या है, पेड अप कैपिटल भी मान लो 10 करोड़ से नीचे रह गया, टर्नओवर भी मान लो 100 करोड़ से नीचे रह गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि आपका आप पब्लिक कंपनी हो, हैविंग एन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन हो गया या फिर बोरोइंग या फिर डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट्स, ये आपका एक्सीड कर गया कितने से, 50 करोड़ रुपीस और मोर, 50 करोड़ रुपीस और मोर, 50 करोड़ की इसकी लिमिट है, मतलब बोरोइंग हो गया, डिवेंचर हो गया या फिर आपका डिपॉजिट्स हो गए या फिर आपका आपका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन हो गया, तो ये सब अगर आपका 50 करोड़ या मोर उससे चला जाता है ज्यादा तो ये बात याद रख लीजिए कि किस किस को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। पहला तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, दूसरा अगर आप लिस्टेड नहीं हो अनलिस्टेड भी पर पब्लिक कंपनी हो तो आपको 3 कंडीशन चेक करिए। पहला, अगर आप पेड अप कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल क्या 10 करोड़ से ज्यादा है, हाँ तो ऑडिट कमेटी बनाइए। अगर आपका पेड अप कैपिटल कम है तो देखिए आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, हाँ तो ऑडिट कमेटी बनाइए। बट अगर वो भी नहीं है तो अब देखिए कि आपका डिवेंचर लोन डिपॉजिट ये सब आपका एक्सीड कर रहा है क्या 50 करोड़ या उससे ज्यादा से, अगर हाँ तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनको ऑडिट कमेटी नहीं बनाना, पब्लिक कंपनी को बनाना है। उसमें लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो ऑलवेज बनाना है, जो अनलिस्टेड है उनके लिए क्राइटेरिया है 3, उसको चेक करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस किस को ऑडिट कमेटी बनाना है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसको ऑडिट कमेटी बनाना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, तो कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, मतलब मैनर प्रोसीजर सिलेक्शन जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा ऑडिट कमेटी होगा। ऑडिट कमेटी देखो क्या करेगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा ना, मतलब जो ऑडिट कमेटी होगा ये कंसीडर करेगा क्या, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, मतलब ऑडिट कमेटी क्या अपॉइंट करेगा क्या,
अपॉइंट ऑलवेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, बट अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सीए को ढूंढेगा। हम कह सकते हैं उसकी क्वालिफिकेशन देखेगा, उसकी एक्सपीरियंस देखेगा, ठीक है, और उसका नाम बोर्ड के सामने रखेगा, फिर बोर्ड उसको अपॉइंट करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी होता है अपॉइंट करना, तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, सीए को ढूंढती है। मैंने क्या कहा कि भैया इस जो मिस्टर, मान लो जो मिस्टर आर है, मिस्टर आर एन एसोसिएट, ऑडिट कमेटी कहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मिस्टर आर एन एसोसिएट को क्या कर दीजिए, आप सीए उसको अपॉइंट कर दीजिए ऑडिटर, एज ए ऑडिटर आप मिस्टर आर एन एसोसिएट को अपॉइंट कर दीजिए, हम मिस्टर आर एन एसोसिएट का आपको नाम रिकमेंड करते हैं। फिर ऑडिट कमेटी फिर इसको देखेगी क्या उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है, वो सीए ही है ना, फिर उस पर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा। मतलब ऑडिट कमेटी क्या क्या करेगी, देखो यहाँ पे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, हमारा ऑडिट कमेटी, जिसमें ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन क्या, द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म, या तो हम इंडिविजुअल फर्म को अपॉइंट करके मैं बता दिया है, जिसको कंसीडर किया जाना है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एंड सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर कमेंसरेट, वो हमारा साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो वो ऐसी कंपनी जिसमें आपका ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, तो ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। क्या करे, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो ये चार पांच दो तीन बातें थे, वही थी कि भैया ऑडिट कमेटी या फिर जो बोर्ड है वो ये देखेगी। ऑडिट कमेटी या बोर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, उस कंपनी में तो ये तीनों काम कौन करेगा, ये जो एक दो और जो तीन काम है, ये तीनों काम उस कंपनी में कौन करेगा, उस कंपनी में तो हमारा ऑडिट कमेटी ही करेगा, बट जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी कंपलसरी नहीं है, उस केस में कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ये तीन काम क्या क्या है, पहला कि भैया नाम प्रपोज करना, नाम रखना कि इस फर्म को या फिर इस इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दीजिए ऑडिटर, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखना, उस पर ये देखना कि उस पर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा, किसके द्वारा, आईसीआई के द्वारा या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा या फिर किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, पेंडिंग कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा। और उसके बाद वो जो कमेटी है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। देखिए क्या लिखा है, इट मे कॉल फॉर एज सच अदर फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट, मतलब कह सकती है ऑडिटर को कि क्या तुमने, मान लो कोई अमेजोन वगैरह मान लो ऑडिट करवाने वाला है, तो अमेजोन ये ऑडिटर से पूछ सकती है कि क्या तुमने पहले कभी किसी ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस का ऑडिट किया या नहीं, मतलब ये सब ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये मैनर, प्रोसीजर, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पता चल गया होगा कि कौन कैसे करता है। अब दूसरा, जैसे कि मैंने ये सब बात ना मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ, मैंने अभी आपको बताया था। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, सीए के नाम को, जो ऑडिटर होगा उसके नाम को रिकमेंड करेगी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगी। ये बात याद रख लेना आप कि ऑडिट कमेटी कभी भी सीए को, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेगी। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी भी होता है, उस कंपनी में भी ना ऑडिट कमेटी से बोर्ड को नाम रिकमेंड करती है। ऑडिट कमेटी क्या करती है, इस सीए के नाम को रिकमेंड करती है। फिर फाइनल डिसीजन किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिर उसको नाम को देखता है, अगर वो सही लगता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि जो ऑडिट कमेटी ने जो नाम रिकमेंड किया वो सही है, वो ऑडिटर सही है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है उसी ऑडिटर को। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो नाम, ये बात को ध्यान से सुनना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो नाम पसंद नहीं आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि ये कह रहा है कि ये नाम उस सीए का दे रहा है जो सीए अभी हाल ही में पकड़ा गया है मेरे हिसाब से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता है क्या करेगा उसके से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगेन कहेगा ऑडिट कमेटी को कहेगा कि भाई एक बार अपने नाम को फिर से देखो, मेरे को तो लग रहा है ये सीए सही नहीं है। फिर मान लीजिए इस केस में क्या होता है कि ऑडिट कमेटी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात को नहीं मानते, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर होता है कि अगर आपने एक बार और उनको पूछ लिया और उसके बाद वो नया नाम नहीं दे रहे, वो कह रहे कि मैं यही नाम दूंगा, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट करता है न्यू नाम देके, मतलब वो खुद ही न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करता है। ये सब बात अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है कि जो ऑडिट कमेटी रहता है वो क्या करेगा, सेल रिकमेंड, ओनली रिकमेंड करेगा क्या, द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड फॉर कंसीडरेशन, ठीक है। और बोर्ड क्या करेगा, कंसीडर करेगा और फिर उसको अगर वो सही रहेगा तो अपॉइंट कर देगा। अपॉइंट क्या, बोर्ड क्या अपॉइंट करता है, नहीं नहीं मैं अगर आपको गलत बोल गया, बोर्ड फिर ये नाम जो है ना मेंबर के सामने रखते हैं, फिर मेंबर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये बात बस याद रखना है। क्या करता है, जो बोर्ड है, बोर्ड शैल कंसीडर रिकमेंड, बोर्ड फिर रिकमेंड करेगा किसको, मेंबर को, और मेंबर जो होते हैं ना वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो लिस्टेड कंपनी उसमें मेंबर ही अपॉइंट करते हैं ना, और जो अनलिस्टेड है उसमें आपका बोर्ड ऑफ ही अपॉइंट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरी पॉइंट क्या लिखे हुए हैं,
जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी पॉइंट, ये 3 4 5 6 पॉइंट इसी में लिखा हुआ है। देखिए जो मैंने आपको बोला, देखिए इफ बोर्ड एग्री विद द, देखिए मान लीजिए ऑडिट कमेटी ने वो क्या रिकमेंडेशन किया, तो इफ देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ बोर्ड एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, अगर बोर्ड एग्री कर जाता है किस बात से, जो रिकमेंड किया ना ऑडिट कमेटी ने उस नाम से, बोर्ड कहता है कि हाँ भाई तू जो नाम दे रहा है RN एसोसिएट, ये भी सही है और उसने अच्छा भी ऑडिट करता है, ठीक है, तो फिर बोर्ड क्या करता है, वही नाम को ना मेंबर के सामने प्रेजेंट कर देता है कि भाई मेंबर ये नाम है CRN एसोसिएट, इस ये ऑडिट कमेटी ने भी दिया है और मेरे को भी लगता है ये CA सही है, तब इसको अपॉइंट कर दीजिए। फिर अकॉर्डिंगली मेंबर अपॉइंट कर देते हैं। बट फोर्थ पॉइंट में बात है ट्विस्ट वाली, इफ बोर्ड डिसएग्री, अगर बोर्ड को लगता है कि जो नाम दे रहा है CRN एसोसिएट, वो CA अच्छा नहीं है, वो तो CA चोर है, मतलब क्या वो CA अच्छा नहीं है, वो CA अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, बोर्ड ऑडिट कमेटी को कहता है कि भाई ये जो CRN एसोसिएट का तूने जो नाम दिया ना, एक बार इसको फिर से तू कंसीडर कर। देखिए आप इसको पढ़िए यहाँ पे, इफ बोर्ड if board disagree with the recommendation of the audit committee, it shall refer back करता है recommendation किसको, to the audit committee for the consideration, citing reason for such disagreement। फिर उसको बताता है बोर्ड, मतलब बोर्ड क्या कहता है ऑडिट कमेटी को, भाई इसको तो फिर से कंसीडर कर, मेरे को तो लग रहा है ये CA चोर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिफ्थ पॉइंट में, अगर ऑडिट कमेटी रीजन बताने के बाद भी, बोर्ड क्या कहता है ये चोर है, उसके बाद भी ऑडिट कमेटी को लगता है यार ये चोर का है, ये तो अच्छा ऑडिट करता है बहुत अच्छा, तो उस केस में उस केस में उस केस में उस केस में क्या होता है कि वो करता है, डिसाइड करता है कि हम इसको रिकंसीडर नहीं, अगर एक सेकंड रुक जाना है, एक सेकंड, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इफ ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजन गिवन बाय द बोर्ड डिसाइड नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, मतलब ऑडिट कमेटी कहता है कि भाई आप कह रहे हो बोर्ड आप कह रहे हो ये CARN एसोसिएट चोर है, बट मेरे नजरों में ये चोर नहीं है, मेरे नजरों में ये चोर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, बोर्ड फिर अगेन उसको नहीं कहता, फिर बोर्ड उससे बहस नहीं करता, फिर बोर्ड क्या करता है, एक स्टेटमेंट, एक आपका लिफाफा मान लो फाड़ेगा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक मान लो आपका जो आपका नोटबुक होता है उसमें रिकॉर्ड कर लेगा कि भैया CARN एसोसिएट को मैंने, CARN एसोसिएट ने इस नाम को रिकमेंड किया और मेरे नजरों में ये जो RN एसोसिएट है ये सही ऑडिटर नहीं है, इसने बहुत सारी पीछे अपने प्रीवियस ऑडिट में गलतियां की है। फिर एक तो ये रिकॉर्ड हो गया, प्लस वो अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अपना न्यू रिकमेंडेशन, वो कहेगा कि CARN एसोसिएट को अपॉइंट मत करिए, वो मेंबर के सामने जो रिकमेंड करेगा कहेगा कि आप ऐसा कर दीजिए, CAPN एसोसिएट को अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है, CAPN एसोसिएट को अपॉइंट कर देगा। मैंने क्या कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फिर क्या करेगा, मेंबर जो होगा ना मेंबर, उसको एक न्यू ऑडिटर का नाम बताएगा और ये भी बताएगा कि ऑडिट कमेटी ने इसका क्या कहते हैं CARN एसोसिएट का नाम दिया था और मेरे नजरों में ये ऑडिटर सही नहीं था। फिर ये सब मेंबर को बताएगा, मेंबर को न्यू ऑडिटर के बारे में बताएगा और न्यू ऑडिटर बताएगा कि जिसको अपॉइंट करना है, फिर मेंबर अकॉर्डिंगली उसको अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आगे से स्लो कर दूंगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड KPMN एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर द अपॉइंटमेंट एज स्टेट ऑडिट टू द बोर्ड ऑफ देखिए ऑडिट कमेटी जो है, मतलब जो हमारे CA फर्म है KPM एसोसिएट, मतलब जो ऑडिट कमेटी है ना वो रिकमेंड करती है किसका नाम, KPM एसोसिएट, एक CA फर्म का नाम, ठीक है। किसको, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सूर्या सोलर लिमिटेड को। बट जो बोर्ड ऑफ द कंपनी है वो डिसएग्री हो जाता है किसके साथ, रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी के साथ, ठीक है। मैंने क्या कहा, बोर्ड क्या होता है, डिसएग्री हो जाता है, अब कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा बोर्ड, मैंने को बताया था, बोर्ड रेफर बैक करेगा कि भैया फिर से एक बार देखिए, मेरे नजरों में ये ऑडिटर सही नहीं है, ठीक है, किसको, ऑडिट कमेटी को, ठीक है। अब देखिए डी पॉइंट क्या कहता है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी पॉइंट क्या कहता है कि अब तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, बट अपॉइंटमेंट से पहले हमें ऑडिटर से दो चीज लेना है। क्या दो चीज लेना है, एक तो उसका रिटर्न कंसेंट, क्या क्या लेना है, एक तो उसका रिटर्न कंसेंट कि भैया मैं ऑडिट करने के लिए विलिंग हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ये सब। दूसरा उससे लेना है एक सर्टिफिकेट, क्या लेना है, एक एक सर्टिफिकेट लेना है उससे, क्या लेना है, एक सर्टिफिकेट लेना है। अब सर्टिफिकेट में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या लिखा रहता है सर्टिफिकेट में, चार पांच, हाँ चार बातें लिखी रहती है। क्या चार बातें, चार बातें, पहला देखिए कि इंडिविजुअल या फिर फर्म, मतलब मैं जो भी हूं, मैं या तो कोई आप फर्म को अपॉइंट करेंगे या इंडिविजुअल को, तो द इंडिविजुअल ऑफ द फर्म जो है वो एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट ऑफ द CA एक्ट 1949, मतलब या जो
सीए है ना, मतलब जो ऑडिटर है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के। एलिजिबल कौन होता है, मैंने बताया था सीएबी और सीओपी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताएगा कि पहला तो मैं एलिजिबल हूँ भैया, मैं सीए ही हूँ, मेरे पास सीओपी भी है। दूसरा बताएगा कि जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है वो टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट है, मतलब जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना उसके अंदर ही अपॉइंटमेंट हुआ है। मतलब जैसे कि मतलब कोई भी जो टर्म है, जैसे कि इस आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें ये है कि आप ना एक ऑडिटर को 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, तो उस टर्म के अंदर अपॉइंट किया गया, मतलब हमने कंपनीज एक्ट के पूरे प्रोविजंस को माना है, ठीक है। फिर जैसे कि अगर ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया था नाम, फिर बोर्ड ने फिर उसका रिकमेंड किया मेंबर को, मतलब कुछ इस तरीके से जो हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट हुआ है। बी पॉइंट में ये बताएगा। और उसका सी पॉइंट बताएगा कि जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है वो विद इन द लिमिट लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। मतलब देखिए जो कंपनीज एक्ट है ना उसने कुछ लिमिट लगाई है। क्या लिमिट लगाई है कि एक ऑडिटर जो है ना एक साल में 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। एक ऑडिटर एक मतलब एक सीए 20 साल में 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं, कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये ऑडिटर ये भी बताएगा सर्टिफिकेट में कि भैया जो मेरी जो 20 की जो लिमिट है वो विद इन है, मतलब ये जो मैं कंपनी ले रहा हूँ ना ये 20 के लिमिट के अंदर ही है, ठीक है। चौथा ये भी बताएगा अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग एक्शन चल रहा है या फिर प्रोसीडिंग कोई भी मतलब केस वेस वगैरह अगर उसके खिलाफ चल रहा है तो वो भी वो ट्रू एंड फेयर व्यू में बताएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 4 बातें पता चल गई होगी जो ऑडिटर बताएगा। उसके बाद the certificates also indicate whether the auditor satisfy the criteria provided in section 141 eligible, मतलब सर्टिफिकेट ये भी बताएगा कि वो एलिजिबल है, मतलब वही क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये सब बताएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 141, ये बात आपको तब समझ में आएगी। उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी है कंपनी कंपनी इन्फॉर्म करेगी किसको, अगर मान लो कंपनी मान लेती है उसके टर्म्स को तो कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी किसको, ऑडिटर को, कि भैया आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, ठीक है। और फाइल करेगी नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। किसने कितने दिन में, 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंट। मैंने बोला था एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंट किया जाता है। अगर वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है उस सारी क्वालिफिकेशन को मीट कर देता है, सब कुछ हो जाता है सही से, तो कंपनी एजीएम के 15 days के अंदर, ये बात याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है, क्या करेगी, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी, ठीक है, नोटिस को। उसके बाद एक और कंपनीज के लिए एक और हमारे पास ये हो गया है कि जो एनएफआरए होता है, एनएफआरए क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स, ठीक है। ये बात क्या होता है ये आगे हम पढ़ने वाले डिटेल में, तो अभी बस ये बात ये याद रख लो कि ये ऑडिटर को रेगुलेट करता है, ऑडिटर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हमें जो इसमें जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है, इस पॉइंट को छोड़ दे, यहाँ से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू रूल 3(3) ऑफ द एनएफआरए रूल्स, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी और एलएलपी भी, ठीक है, other than a company referred to in section clause 2 of the act formed in India and मतलब उस कंपनी के अलावा जो कि एनएफआरए रूल के अंदर है, जितने भी, मतलब ये बात मान मान लीजिए जितनी भी कंपनी है ना वो 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी एनएफआरए को, इन्फॉर्म एनएफआरए 1, ठीक है। एनएफआरए 1 में वो क्या क्या डालेगी, पार्टिकुलर्स ऑडिट, मतलब कैसे ऑडिटर अपॉइंट हुआ ये सब बताएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द बॉडी कॉर्पोरेट एनएफआरए, मतलब वो सब, मतलब मतलब ये सिंपली सी बात आप ये समझिए, जितने भी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है वो क्या करेगी, एनएफआरए को भी 15 दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर बताएगी, किस फॉर्म में, तो एनएफआरए 1 फॉर्म में, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर जो है ये हमने अभी तक लगभग अपॉइंटमेंट के ए बी सी और डी पार्ट तक कर लिया है, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जो कि टर्म्स ऑफ ऑडिटर। तो इसको हम आज नहीं स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि हमारा कंपनी लो छोटा सा है तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी आप चिंता मत करिए। तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको जैसा लगा उसको मतलब फीडबैक जरूर दे देना कमेंट में कि आपको अच्छा लगा, आपको अगर अच्छा नहीं भी लगा वो भी बता देना कमेंट में, फिर आपको स्पीड थोड़ी सी और फास्ट चाहिए या फिर स्पीड थोड़ी सी और स्लो चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। आपको कैसा लगा वो तो बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।